जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आरके सर। दृश्यम आईएएस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और संघीय शासन पढ़ा रहे थे हम। इससे पहले 2 लेक्चर मैं शूट कर चुका हूं और वो आप यूट्यूब चैनल पे आप देख चुके होंगे। ये तीसरा लेक्चर है। आज संघीय शासन समाप्त हो जाएगा इस चैप्टर में। तो इसमें हम जो पहली हेडिंग डालेंगे शक्तिशाली संघ के रूप में देखेंगे। आज शक्तिशाली संघ कैसा है, मैंने आपके बारे में संघ के राज्यों के रूप में बारे में बताया था, संघ और राज्यों के बारे में, है ना। पिछली हेडिंग क्या थी? साझे उत्तरदायित्व। राज्य और संघ के साझे उत्तरदायित्व, ये आपके यूपीएससी के सिलेबस का हिस्सा है। समझ में आ रही है? वहीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आ रही समझ में? तो वहां से सारी चीजें आपको आएंगी। इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है, ये तो बाद में आएगा। खैर, जो मैं बताने वाला हूं अभी उस चीज को देखना है आपको। पहली हेडिंग डाली अपनी बुक में, शक्तिशाली संघ। इसके बारे में देखते हैं। शक्तिशाली संघ, राज्यों की स्थिति हमने देख ली, सारी चीजें देख ली हमने। अब शक्तिशाली संघ के बारे में देखते हैं। लिखिए पहला पॉइंट, भारतीय संघीय व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था में प्रयुक्त यूनियन शब्द, यूनियन शब्द अंडरलाइन में प्रयुक्त यूनियन शब्द संघ सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली होने का प्रतीक है। संघ सरकार के अत्यधिक शक्तिशाली होने का प्रतीक है। जहां संघ सरकार के द्वारा राज्यों की सहमति के बिना, जहां संघ सरकार के द्वारा राज्यों की सहमति के बिना, राज्यों की सहमति अंडरलाइन, सहमति के बिना अंडरलाइन, राज्यों के नाम, भूभाग और क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, और क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। देखिए, मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में, कई सारे लेक्चर्स में भी बताया था कि आपके डाउट्स होंगे, सर आपने भाग ए नहीं करवाया, आपने भाग 1 नहीं करवाया। ये भाग 1 यहां जोड़ दिया गया है मैंने। समझ में आ रही है? जबकि भाग 1 अलग से और आएगा इसमें संघीय शासन में, लेकिन कुछ चीजें मैंने यहां डाल दी। शक्तिशाली संघ के रूप में हमें कुछ चीजें तो देखनी है ना। अब शक्तिशाली संघ कैसे है? पहला पॉइंट तो ये हो गया कि राज्यों के बिना सहमति के आप उसके नाम चेंज कर रहे हो, भूभाग में चेंज कर रहे हो, परिवर्तन में चेंज कर रहे हो सारी, और उसका क्षेत्र आधा राज्य काट करके किसी और राज्य को दे रहे हो। जैसे उत्तर प्रदेश 2006 में, 2001 में उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया था। पूछा नहीं गया था राज्य से। समझ में आ रही है? ओ माय गॉड, मुझे एक चीज बताइए, ये संघीय शासन है या एकात्मक शासन है? लक्षण कैसे दिखाई दे रहे हैं? और जबकि संघीय शासन में शब्द कौन सा आता है? समकक्षता। कौन सा शब्द आता है? समकक्षता, कोऑर्डिनेटर। समझ में आ रही है? समकक्षता, सहभागिता थोड़ा सा अलग है। समकक्षता यहां दिखाई दे रही है इस आर्टिकल में। भाई एक चीज बताओ, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बराबर लेवल के हैं। मुख्यमंत्री अपने राज्य में कुछ भी कर सकता है अपने विषयों के लिए, और प्रधानमंत्री अपने केंद्र संघ के शासन में कुछ भी कर सकता है। समझ में आ रही है? लेकिन राज्यों का नाम बदल रहा है बिना राज्यों को सहमति के, बिना पूछे। ये शक्तिमान है या खली है? राज्य का रूप देखने का मतलब, वो भी संघीय शासन में। इसलिए हमारे कुछ आलोचक ये कहते हैं कि ये परिसंघ है ना कि संघीय शासन है। कुछ कहते हैं अर्धसंघात्मक है ना कि संघीय शासन है। लेकिन एक चीज बताइए, हमारे यहां संघीय शासन को, ढांचे को नापने का जो पैमाना है, या संविधान को नापने का या इसकी अंतिम व्याख्या करने का जो पैमाना है, वो किसके पास में? न्यायपालिका के पास में। न्यायपालिका में आज तक कहा है ये शब्द कि हमारा भारतीय संविधान अर्धसंघात्मक है? नहीं कहा ना। अब दूसरे कोई कुछ भी बके, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है? यहां से इस लाइन को समझना परफेक्टली तरीके से। दूसरा कोई हमारे बारे में कुछ भी कहे, उससे हमें नहीं सुनना है। हमारी न्यायपालिका हमारे बारे में क्या कह रही है, हमारे संविधान के बारे में क्या कह रही है, उससे हमें मतलब है। जबकि देखिए, इसमें क्या पूछा गया है कि मतलब आर्टिकल जो 3 है और आर्टिकल 4 जो कहता है इसका आगे भी, वो 368 में नहीं आएगा। ये संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अंडर लाइन। समझ में आ रही है? संविधान संशोधन में नहीं आएगा, जबकि हमें संविधान संशोधन अलग से पढ़ना है, 368 अलग से पढ़ना है। समझ में आ रही है?
और ये जो पार्ट मैंने आपको बताया ये भी मुझे अलग से पढ़ाना है, लेकिन हमें तो शक्तिशाली संघ देखना है, चेक करके देखना है। समझ में आ रही है? अगली हेडिंग, तो इसका मतलब इसका समकक्षता तो बिल्कुल दिखाई दे नहीं रही है इसमें, एकात्मक लक्षण दिखाई दे रहे कि संघ मतलब इतना शक्तिशाली हो सकता है। इसीलिए तो अमेरिकी संघ को क्या कहा जाता है? अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ना तो राज्यों को विनाश हो सकता है ना ही संघ का, लेकिन भारत में विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। इसीलिए तो भारत को कहा जाता है, भारतीय संविधान को क्या कहा जाता है? विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। क्योंकि संघ, राज्य पूरे मिलकर के संघ का जो है विनाश नहीं कर सकते, लेकिन संघ राज्यों का विनाश कर सकता है कभी भी, आधी रात, कभी भी। अंडरलाइन, समझ में आ रही है? किसी का भी नाम बदल सकता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो शहरों के नाम होते हैं ना, वो राज्य संघ नहीं बदल सकता, वो राज्य के अंदर आते हैं। समझ में आ रही है? जैसे प्रयागराज नाम बदला गया था, योगी बाबा ने बदला था। समझ में आ रही है? जैसे इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया था। ऐसे बहुत सारे स्टेशनों का नाम या बहुत सारी चीजों का नाम, शहरों के नाम, ये सब राज्य के अंदर आते हैं, ये सेंटर के अंदर नहीं आते। समझ में आ रही है? संघीय व्यवस्था के अंदर नहीं आते। जिले का नाम राज करेगा। समझ में आ रही है? इसे हटा दूं मैं, समकक्षता। चलो इसको रहने दो, अभी तो देखेंगे इसके बारे में। अगला, 7वीं अनुसूची के शक्ति विभाजन में, डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति विभाजन में भी संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। 7वीं अनुसूची के शक्ति विभाजन में भी संघ सरकार ज्यादा शक्तिशाली है। 7वीं अनुसूची की जैसे कि कैसे कर सकते हैं? कितनी सूचियां हैं 7वीं अनुसूची में? 3 सूचियां दे रखी है ना? कौन कौन सी? संघ सूची, जिस पर संघ ही कानून बनाएगा, राज्य सूची, जिस पर राज्य ही कानून बनाएगा, समवर्ती पर दोनों बनाएंगे, लेकिन प्रभाव किसका होगा? केंद्र सरकार का। उसको भी देखेंगे, आर्टिकल 54 आर्टिकल है इसका, है 254, तो इसके बारे में भी देखेंगे खोल के। जबकि मैंने आपको बताया ये 249 आर्टिकल, इसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा खोल करके कि मेंस में और प्री में क्या अंतर आता है। जो आप लिखते हो ना, लिखने का तरीका जो है ना, वो यहीं से बदल जाता है आपका। आप 150 शब्दों का आपसे मतलब आंसर की जो है आशा की है एग्जामिनर ने, 150 शब्दों में लिखना है आपको। अब लिखोगे कैसे इस आर्टिकल को? इस तरीके से, खुद ही आर्टिकल 150 शब्दों में। अब आर्टिकल बेस आप क्वेश्चन को लिखोगे तो नहीं लिख पाओगे। कैसे लिख पाओगे? अगला पॉइंट, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियां अंडरलाइन संघ सरकार को प्राप्त हैं। अवशिष्ट शक्तियां मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूं ना, कौन सी होती हैं? जो तीनों सूचियों में नहीं है। हाँ, बची हुई, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, तो अचानक से आपके घर में मेहमान आ जाए तो अब नमकीन बिस्कुटों के एग्जाम मतलब कौन करेगा, इंतजाम कौन करेगा? अब राज्य करेगा या फिर सेंटर करेगा, है कि नहीं? इसके बारे में तो ये भी संघ पर डाल दिया गया है। संघ सरकार को प्राप्त है इसलिए। अच्छा, मूल संविधान में सर्विस टैक्स नहीं था, ध्यान रखना, ये बाद में जोड़ा गया है, मूल संविधान में नहीं था। ये कुछ चीजें ऐसी थी जो मूल संविधान में नहीं थी, जो बाद में पता चली उनके बारे में, जैसे साइबर क्राइम, है ना, ये बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। अब ये किस में जोड़ा जाएगा? संघ सूची में जोड़ा जाएगा या फिर राज्य सूची में जोड़ा जाएगा या समवर्ती सूची में जोड़ा जाएगा? बताइए। अवशिष्ट में जोड़ा जाएगा, क्योंकि ये है ही नहीं, पहले से ही नहीं थे ये। समझ में आ रही है? तो ये अचानक से कोई चीज, अचानक से बाढ़ आ जाए, अचानक से कुछ भी बात हो जाए, राज्य के बस की बात ना हो, सेंट्रल को हेल्प करनी पड़ेगी कि नहीं? केरल में बाढ़ आई थी, सेंट्रल गई थी ना, आर्मी गई थी ना हमारी बचाने के लिए। इसलिए इसी में क्या क्या बोला मैंने लास्ट में? इसलिए हाँ, अवशिष्ट शक्तियां संघ को प्राप्त हैं, इसलिए सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स का प्रावधान मूल संविधान में किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं था, किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं था, जो संघ सरकार को प्राप्त हो गया, जो संघ सरकार को प्राप्त हो गया। उसी में साइबर सुरक्षा किसी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है,
किसी अनुसूची में उल्लिखित नहीं है, इसलिए इस पर भी स्वाभाविक नियंत्रण संघ सरकार का ही है। इसलिए इस पर भी स्वाभाविक नियंत्रण संघ सरकार का ही है। अब देखिए, अब इस आर्टिकल का जिक्र आएगा 249 का। यह आर्टिकल क्या कहता है? अब इसको आप मेंस में लिखोगे या फिर प्री के हिसाब से। देखो, ये मैंने खोल के इसलिए बताया क्योंकि ये प्री में एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जो चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण है वो उसको मैं खोल के बता दूंगा पूरे आर्टिकल को। जैसे 254 है, उसका भी उल्लेख मैं इस पे करके दिखा दूंगा। और जो अदर आर्टिकल हैं जैसे 251 है, 252 है, 253 है, इनका कोई ज्यादा इतना महत्व नहीं है, पर हाँ उनको जो है मेंस में मैं लिखवा दूंगा अभी थोड़ी देर में। समझ में आ रही है? इसकी भाषा क्या कहती है? देखिए 249 की भाषा क्या कहती है? यदि राज्यसभा, अंडरलाइन, लोकसभा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यदि राज्यसभा बुजुर्गों का सदन, वरिष्ठों का सदन, समझ में आ रही है? यदि राज्यसभा, और ये उच्च सभा के नाम से भी जानी जाती है, ध्यान रखना इस चीज को, उच्च सदन, राज्यसभा संकल्प पारित करे, कोई भी संकल्प पारित करे, तो अब मान लीजिए कोई कानून बनाना है, जैसे सीलिंग का एक्ट बनाना है। सीलिंग एक्ट बहुत ज्यादा चलता है। सीलिंग एक्ट मतलब जैसे कि भूमि जो आप रखते हो, जैसे कि कितना 10 बीघे रखना है आपको या फिर 15 बीघे रखना है, वो अलग अलग राज्यों का अलग अलग कानून है। ठीक है, ठीक है। अब मान लो 3 राज्य आपस में सटे हुए हैं, हमारे यहाँ तो सघनता है हर चीज की। अब तीनों राज्यों को बड़ी परेशानी हो रही है। एक राज्य में 10 बीघा रखना है अलाउ है, एक राज्य में 20 बीघे रखना अलाउ है, एक में 30 बीघे रखना अलाउ है, तो लोग कहां भागेंगे? जहां 30 बीघे है। समझ में आ रही है? इसीलिए तीनों राज्य मिलकर के क्या करेंगे? अब राज्य में राज्यों के सदस्य कहां हैं? राज्यसभा में। समझ में आ रही है? वो उससे कह सकते हैं, ऐसा राज्यसभा अगर सोचे अपने मन से कि भाई इसके लिए एक कानून बनना चाहिए, तो वो एक संकल्प पारित करेगी। तो इसमें क्या होगा? उपस्थित, ध्यान रखना, उपस्थित एवं 2/3 बहुमत। अब इसके बारे में बताता हूं मैं, उपस्थित एवं 2/3 बहुमत। मैंने आपके बारे इसके बारे में 4-5 लाइनें यहां लिख दी है मैंने। देखिए, हमारे यहां बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, क्वेश्चंस यहीं से तो गड़बड़ा जाता है आपका। पहला, संसद नहीं है, यहां राज्यसभा है, क्या है क्या नहीं है वो सारी चीजें देखनी है। दूसरा, उपस्थित एवं बहुमत 2/3। समझ में आ रही है? विशेष बहुमत हो गया। लेकिन अब इसमें बहुमत के प्रकार देख लेते हैं हम, यहाँ पे किस तरीके से कितने प्रकार होते हैं। हालांकि मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा इन सारी चीजों को, पर शॉर्ट में लिख दिया मैंने। जैसे एक होता है कुल सदस्य संख्या। हमारी राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी है? 250। ठीक है, कुल सदस्य संख्या। और दूसरी, वर्तमान कुल सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 245, क्योंकि 5 सीटें खाली हैं अभी वर्तमान में। आप गूगल पे चेक करके देख सकते हो कितनी संख्या है, 245। समझ में आ रही? जैसे लोकसभा की कितनी सीटें पूरी? 552। वर्तमान कुल संख्या 545। समझ में आ रही है? वैसे उपस्थित कितने हैं? 543। 2 को छोड़ दिया गया, आंग्ल भारतीयों को। समझ में आ रही है? इसीलिए ऐसे ही यहां पे है। मैं यहां राज्यसभा की बारे में बता रहा हूं, यहां पे लोकसभा भी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो तो नंबर चेंज हो जाते हैं। वर्तमान कुल सदस्य संख्या है तुम्हारी 245, और टोटल जो संख्या है हमारी 250। इतने तक मिनिमम होनी चाहिए, है ना? 245 मतलब फुल सीटें होगी तुम्हारी। लेकिन वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है तुम्हारी? 245। और प्रभावी इफेक्टिव जो संख्या जो होती है, प्रभावी संख्या 245 माइनस रिक्त सीटें। मान लो 245 माइनस, अब बड़े बूढ़े तो होते ही हैं, तुमको बताइए उसमें राज्यसभा में। अब 6-7 घंटे कौन बैठेगा वहां पे? समझ में आ रही है? तो अब इतना लोग नहीं आ पाते, कुछ छुट्टी पे चले जाते, कुछ घूमने चले जाते, तो उसमें में से नहीं आ पाते तो पूरे के पूरे 245 में से। तो मान लो 5 सीटें खाली हैं या 4 सीटें खाली हैं, 4 माइनस कितने टोटल हो गए? 241। अब कितनी से प्रभावी संख्या कितनी है हमारी? 241। समझ में आ रही है यहां तक? क्या मैं आपको समझा पा रहा हूं? ठीक। अगला है उपस्थित संख्या। उपस्थित संख्या कौन सी है?
245 माइनस अनुपस्थित सीटें, समझ, सारी सीटें तो नहीं भरी जाएंगी। देखिए रिक्त सीटें का मतलब, मैं उल्टा बोल गया था थोड़ा सा। रिक्त सीटों का मतलब होता है कि जैसे कि सीटें जो भरी ना गई हो। अब हमेशा 200, अब 2/3 मतलब 1/3 हर 2 साल में बदलता रहता है ना इसका चुनाव, तो कुछ ना कुछ मेंबर्स तो कम होंगे, तो टोटल 250 तो होंगे नहीं यहाँ पे। लेकिन अब इसके लिए मान लो 4 सीटें का चुनाव नहीं हुआ है भैया, इसके लिए उपचुनाव होता है अलग से। अब अलग से उपचुनाव होना बाकी है, तो 4 सीटें खाली हैं, तो 241 हो गया इसका। तो वो कौन सी होगी? प्रभावी संख्या। उपस्थित संख्या का मतलब ये होता है जैसे छुट्टी पे चले गए कोई, समझ में आ रही है? अनुपस्थित यानी कि आया नहीं कोई। अब जैसे मेरी क्लास में 100 बच्चे हों, समझ में आ रही है? अब टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे? मान लो 50 गायब हैं, समझ में आ रही है? अब इसमें से मान सकते हैं 100 लोग नहीं आए, ज्यादातर इतने होते हैं, मिनिमम कम से कम 50 100 ये गायब हो जाते हैं। राज्यसभा में यही हाल होता है, और लोकसभा में तो और भी ज्यादा बुरा हाल होता है। ठीक है, तो मान लो 245 माइनस 100 कितने हो गए? 145 माइनस कर रहा हूं मैं 145 है। चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, या चुनाव की बात चल रही है? पेशेंस नाम की कोई चीज होती है नहीं इंसान में? जो टॉपिक चल रहा है उससे रिलेटेड पूछा करो। अब मैं पढ़ा रहा हूं आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आप घुस गए फ्रांस के संविधान में, ये क्या मतलब होता है? चुनाव, अरे इलेक्शन पे आए, इलेक्शन कमीशन होगा तो पूछे, तब पूछना आप चुनाव कितने प्रकार के होते हैं, सारी चीजें बताऊंगा इसको भी। अब ये कौन सी हो गई मुझे बताओ? अनुपस्थित सीटें, समझ में आ रही है? उपस्थित संख्या कितनी निकली है? 145। अच्छा, एक कोरम होता है, हमेशा याद रखना, कोरम पूरा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि एक ही राज्यसभा का सदस्य अगर राज्यसभा में बैठा हुआ है तो राज्यसभा चल रही है, नहीं चलेगी, उसका कोरम होना चाहिए। कितना है? 10% है या 1/10 है? क्या है क्या नहीं है, हमेशा याद रखना। ओनली ऑन कितना कोरम होता है? उसका कोरम होता है 1/10। 1/10, समझ में आ रही है? 1/10, इस चीज को हमेशा याद रखना। अब मान लो, हाँ टोटल का 10% यानी कि 25 अब इसमें से 1/10 कर लो 250 में से, तो टोटल कितने सदस्य हो गए? 25, यानी कि 25 सदस्यों का होना अनिवार्य है। कितने होने चाहिए? कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए, तब जाके आपका कोरम होगा राज्यसभा का, तब जाकर राज्यसभा का संचालन होगा। समझ में आ रही? कार्रवाई चालू होगी। इसलिए ऐसा नहीं है कि मतलब एक सदस्य आ गया, 10 सदस्य आ गए, 20 सदस्य आ गए और राज्यसभा चल पड़ी, नहीं, कम से कम 25 होने चाहिए। 24 भी हुआ तो कैंसिल, स्थगित कर दिया जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए 25 से कम होने चाहिए। 25 से ज्यादा भी होते हैं, हमें हालांकि हमेशा 25 से ज्यादा होते हैं, पर 25 तो मिनिमम होने चाहिए। ये पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चन। 1/10, 10% नहीं, क्या नहीं है क्या है, इसको हमेशा याद रखना। 1/10 ओनली ऑन। लोकसभा में कितना है? 1/10, उसका अलग से निकलता है, समझ में आ रही है? उसको मैं बता दूंगा टोटल के हिसाब से, समझ में आ रही है? अभी हम राज्यसभा के बारे में देख रहे हैं यहाँ पे। अब मान लो इसमें क्या पूछा गया है? उपस्थित एवं बहुमत। उपस्थित ये वाला पूछा गया है कि नहीं? पूछा गया है कि नहीं? उपस्थित एवं बहुमत तो कितना होगा? 2/3 बहुमत होना चाहिए। अब 2/3 बहुमत से लगा लो, मान लो 60 लोग आए हैं, है ना, इनटू 1/, मतलब 1/2, नहीं 2/3, हाँ सॉरी, क्योंकि 2/3 बहुमत होगा, 2/3 बराबर कितने आएंगे? 40 आएंगे। कोरम से ज्यादा है कि नहीं? 40 आता है। कोरम से ज्यादा आ रहा है कि नहीं? कोरम पूरा हो रहा है कि नहीं? 25 से ज्यादा है ना भाई। अब राज्यसभा संचालन कर सकती है कि नहीं? समझ में आ रही है? और अब इसमें से बहुमत देखा जाएगा, अब इसमें से बहुमत देखा जाएगा कि कौन किसके पक्ष में है, तब जाके संकल्प पारित होगा। समझ, हाँ, मतलब
पहले टोटल सदस्य देखे जाएंगे, उसके बाद बहुमत जितना है उससे डिवाइड देगी, जो सदस्य है उसमें से छांटे जाएंगे कितने लोग हाँ कर रहे हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए अब इसकी जगह, उपस्थित की जगह, अब मान लो कुल सदस्य संख्या लिखी होती तो पूरा 245 होता, 250 आता, सॉरी, समझ में आ रही है। अब वर्तमान कुल सदस्य संख्या पूछी जाती तो 245 आता, समझ में आ रही है। अब उसने पूछा क्या है यहां पे, क्या इस आर्टिकल में यूज किस शब्द का किया गया है, उपस्थित एवं बहुमत। अब बहुमत तो हम देख लेंगे, चलो बहुमत तो सारी चीजों में आता है। इस आधार पे किया गया होगा ना, क्योंकि एक ये टाइम तो कभी मतलब होता ही नहीं है कि सारे लोग एक ही साथ आए। हाँ हाँ, आते हैं उसी के बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कभी पूरा टाइम नहीं, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं है कि 250 राज्यसभा के मेंबर पूरे पूरे सीट भरी हुई हो, कोई ना कोई तो खाली रहता है। अब कोई मर गया, समझ में आ रही है, कोई बीमार हो गया, कोई कहीं विदेश यात्रा पे घूमने चला गया, कोई बच्चों में बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं बिजी है, कोई कहा, बहुत सारे विभागों में भी तो बटे हुए हैं। ये संसदीय जो विभाग बने होते हैं, छोटे छोटे समितियां जो बनी होती हैं, उनमें भी तो काम करते हैं, तो इसलिए नहीं आ पाते। वो अलग पढ़ेंगे, संसद हम अलग से पढ़ेंगे, तो उनमें समितियां जो आएंगी उनके बारे में हम बता देंगे, भाई राज्यसभा की समिति कौन सी है और लोकसभा की समिति कौन सी, बहुत सारी समितियां हैं, उनमें इन्हीं से सदस्य लिए जाते हैं, तो टोटल तो आ ही नहीं सकते। इसलिए इस शब्द का मतलब बताया मैंने आपको, उपस्थित, उपस्थित यानी कि ये 240 माइनस अनुपस्थित सीटें, समझ में आ रही है। टोटल कितना निकला 40। अब 40 का कोरम कितना हो सकता है, 25 कोरम है पूरे टोटल राज्यसभा चलेगी। अब 40 का बहुमत कितना होगा 21। तो भाई अब जिसने 21 वोटों से दे दिया तो संकल्प पारित हो गया, समझ में आ रही है। अब तीसरा पॉइंट क्या कहता है, ये एक ही आर्टिकल है, मैंने 7 पॉइंटों में काट दिया है, ये तोड़ तोड़ के बता रहा हूं मैं आपको, आर्टिकल एक ही है ये, समझ में आ रही है। आगे क्या कह रहा है ये आर्टिकल, तो यदि राज्य सूची का विषय पर राष्ट्रीय महत्व का, एकदम अंडरलाइन इसको, किसका, राष्ट्रीय महत्व का, राज्य महत्व का नहीं, राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, राज्य सूची का है विषय कोई, लेकिन मुद्दा राष्ट्रीय महत्व का हो, समझ में आ रही है। राज्य सूची के विषय पे ही तो संसद विधि का निर्माण कर रही है भाई, मैं शक्तिशाली संघ की परिभाषा दे रहा हूं। 249 ये किसका किसका आर्टिकल है, ये राज्य सूची के विषय में आता है, समझ में आ रही है। लेकिन अगर यदि राज्यसभा चाहे एक संकल्प पारित करे तो उसके माध्यम से भी संसद विधि का निर्माण कर सकती, किस पर, राज्य सूची पर, राज्य सूची के विषयों पर। दूसरा, राष्ट्रीय महत्व के होने चाहिए। ये स्वास्थ्य को लेकर कोई नई योजना बना, बिल्कुल, स्वास्थ्य समवर्ती सूची में आ गया, शिक्षा भी समवर्ती सूची में आ गई, तो राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है, संचार हो सकता है, विदेशी मुद्रा हो सकती है, बहुत सारी चीजें होती है। ये संघीय शासन के विषय हैं, समझ में आ रही, संघीय सूची के विषय हैं। लेकिन और भी बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो एकदम से राज्यसभा को संकल्प पारित करना पड़ता है। जैसे मैंने सीलिंग के एक्ट का बताया तो था इसके बारे में, हमारे यहाँ सीलिंग एक्ट दिक्कत ये थी कि पहले तो रजवाड़े थे, 500-500 बीघा जमीन थी, अब जमीनें तोड़ी गई, हटाए गए, सभी को समानता लानी थी, उदारवाद की जगह समाजवाद लेके आना था। साधन कैसा था हमारा, उदारवादी, लेकिन साध्य कैसा है, समाजवादी। भाई पहुंचना कहां है हमें, गाड़ी हमारी कोई कितने कैसी भी हो, लेकिन पहुंचना तो अपने गंतव्य पे है ना, और गंतव्य क्या है, समाजवादी, यानी कि सबको एक समान करना है। अब सबको एक समान करना है तो किसी के 500 बीघा जमीन है तो तोड़ेगा कि नहीं राज्य, भाई राज्य लेगा और गरीबों को देगा। आज भी तो ऐसे ही हो रहा है, टैक्स, इनकम टैक्स कौन भर रहा है, सबसे ज्यादा पैसे वाला हम भर रहे हैं, हालांकि हम भी भर रहे हैं चीजों के माध्यम से, वैसे हम टॉफी लेके आ रहे हैं या कुछ भी लेके आ रहे हैं तो उसमें टैक्स दे रहे हैं, कपड़े लेके आ रहे हैं उसमें भी टैक्स देते हैं हम, वो हमको पता नहीं चल पा रही, इनडायरेक्टली होता है। लेकिन इनकम टैक्स किसी गवर्नमेंट जिम्मेदारी है, यानी कि जॉब है, इनकम उसको वहीं क्यों कट जाता है, समझ में आ रही है। तो ये हम डायरेक्टली दे रहे हैं उसको, आ रही समझ, यहां तक समझ में आया। राष्ट्रीय महत्व का है तो राज्य सूची के इस विषय पर संसद कौन करेगी, राज्यसभा विधि का निर्माण नहीं करेगी, कौन करेगी, संकल्प तो पारित करेगा राज्यसभा, लेकिन विधि का निर्माण कौन करेगी, संसद। इस शब्द को हटा दूं थोड़ा समय, है ना। अब अच्छे से समझ में आएगा आपको, है ना। तो इस पर विधि का निर्माण कौन कर रही है, संसद, ठीक है।
आगे क्या कह रहा है, संसद की इस विधि का प्रभाव 1 वर्ष तक रहेगा। आपने राज्यसभा ने कोई संकल्प पारित कर दिया, ठीक है, कोई विषय पर कानून बनाने के लिए आदेश दे दिया, किसको, संसद को, कितने मत से, 2/3 बहुमत से संसद विधि बना दी। अब उस विधि का प्रभाव कितने दिन तक रहेगा, 1 वर्ष तक। अगर यदि दोबारा राज्यसभा एक और संकल्प पारित करे उसी विषय पर, तो 1 वर्ष तक और बढ़ाया जा सकता है। अब ये कितने वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है ये संविधान में नहीं है, लगातार कई सारे वर्षों तक बढ़ा सकते, 10 साल, 20 साल, 3 साल, कितने भी हो सकते हैं, समझ में आ रही है। लेकिन इसके लिए कोई बाध्यता नहीं है रोकने के लिए। लेकिन जिस दिन संकल्प पारित हो गया और 1 साल उसे हो गया, तो उसके बाद विधि का प्रभाव कितने दिन तक रहेगा, मात्र 6 महीने तक। कहां लिखा है मैंने यहाँ पे, हाँ, सर 6 महीने के बाद फिर से उसको लागू करने के लिए 6 महीने के बाद फिर से उसे लागू नहीं किया जाएगा, हट जाएगी विधि, कानून समाप्त हो जाएगा वो। तो सर ये बोला था दोबारा भी इसको वो लागू किया जा सकता है, किसको, संकल्प को। इसका कैप कहाँ है, अरे मेरी जेब में पड़ी हुई है, हाँ, दोबारा भी तो 1 वर्ष के लिए से फिर से लागू किया जा सकता है। बिल्कुल लागू किया जा सकता है, अगर आवश्यकता समझी जाए तो, राष्ट्रीय महत्व पर। तो तभी किया जा सकता है जब उसका टाइम पीरियड चल रहा है 1 साल वाला। बिल्कुल 1 साल तक चल रहा है, विधि बनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अगला तुमको फिर राज्यसभा को फिर लग रहा है कि मतलब इस पे जो है विधि बनानी चाहिए संघ सरकार को, फिर संकल्प पारित कर देगी। अच्छा एक और चीज, जब इसमें अभी संकल्प पारित किया है इसने, ठीक है, तब तो कौन विधि बना रहा है, संसद, 1 साल के लिए। लेकिन अगर यदि 1 साल के लिए और संकल्प पारित करते तो संसद को विधि निर्माण की आवश्यकता नहीं है, वो राज्यसभा उल्टा बना देगी। ध्यान रखना, ये पॉइंट महत्वपूर्ण है, नोट कर लेना इसको, समझ में आ रही है। उसके लिए राज्यसभा दोबारा संसद के पास नहीं भेजेगी इसको, समझ में आ रही है। यहां से मैंने 2 चीज लिखाई है, दोबारा भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जो दोबारा बढ़ रहा है वो संसद नहीं बढ़ाएगी, उसे कौन बढ़ाएगा, राज्यसभा, और सिर्फ संकल्प पारित करके कुछ उपस्थित और 2/3 बहुमत के माध्यम से, बस। संसद को कोई मतलब नहीं है, लेकिन संसद को पहली बार से मतलब है, समझ में आ रही है, दूसरी बार से मतलब नहीं है, पहली बार से मतलब है। यहां तक समझ में आया आपको। अब इसी चीज को छोटे से एक लाइन में किस तरीके से लिखते हैं, इतने बड़े पैराग्राफ छोटे छोटे शब्दों में। अब मेंस आप लिखना है आपको। अब मेंस का मान लो संघ और साझे उत्तरदायित्व, आप राज्य के साझे उत्तरदायित्व पे क्वेश्चन आ गया, शक्तिशाली संघ कैसे जो है दिखता है, टिप्पणी कीजिए, किस तरीके से, कोई भी क्वेश्चन मान लीजिए, शक्तिशाली संघ की परिभाषा दीजिए इस तरीके से, तो आप कैसे लिखोगे, आर्टिकल का यूज करके नहीं, आर्टिकल का यूज कर लो, ठीक है, कोने में बस छोटा सा, लेकिन पूरा आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में पूरे आर्टिकल को, महत्व को लिखना सीखो, तभी आप मेंस में पहुंच पाओगे। समझ में आ रही है। ये प्री के हिसाब से दे दिया, क्योंकि ये पूछा गया है, इस वजह से मैंने आपको इसके बारे में बता दिया गया है, ठीक है। ये आपको समझ में आया यहां तक, ठीक है। अगला, अब इससे पूछो, अब इससे जो है एक लाइन में किस तरीके से लिखते हैं इसको, 7वीं अनुसूची, अगले पॉइंट से। अच्छा, इसके लिए आप अलग से कॉपी लिख सकते हो, रख सकते हो, या फिर उसी में एडजस्ट कर सकते हो, आप देख लेते हो, ठीक है। इस चीज से 7वीं अनुसूची के, ये अगला पॉइंट है शक्तिशाली संघ का, है ना। 7वीं अनुसूची के शक्ति विभाजन के बावजूद, 7वीं अनुसूची के शक्ति विभाजन के बावजूद राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे पर, राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे अंडरलाइन, मुद्दे पर संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार है, विधि निर्माण का अधिकार है। पूरा आर्टिकल बोल दिया मैंने, ये पता चला आपको, यही पूरा आर्टिकल बोला मैंने एक ही लाइन में, समझ में आ रही है। उसी में अगला, जो संघवाद की धारणा पर प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, आर्टिकल 249 कौन में लिख दो, समझ में आ रही है। पहला हो गया। अच्छा, एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका कैसे हो सकता है, एक तो संकल्प पारित करके यदि भाई राज्य सूची विषय बना सकती है, दूसरा कैसे बना सकता है, यदि एक से ज्यादा यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य मिलकर के
संकल्प पारित करें और राज्यसभा मतलब उसको संसद को ये अधिकार दें कि आप हमारे लिए ये कानून बनाइए, तो कानून बना सकता है। ये आर्टिकल 252 में स्पष्ट लिखा हुआ है। इसको मैं तोड़ के नहीं बताऊंगा, एक लाइन में बता दूंगा। इसको समझ में आ रही है? वो अलग बात है, मैं इन सारी चीजों को अलग से समझाऊंगा। यहां तक समझ रहे हो? लिखो अगला पॉइंट, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा, 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभा के प्रस्ताव के बाद संसद राज्य सूची के विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। विधि के निर्माण कर सकती है। आर्टिकल कौन सा है? 252, 252। कोने में लिख लिया करो, लिख करके। अच्छा, तीसरा, अब जैसे मान लो, मुझे एक चीज बताओ, अमेरिका के साथ संधि करनी है कोई, तो हमारा फॉरेन मिनिस्टर जाएगा, संघ का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा या उत्तर प्रदेश का फॉरेन मिनिस्टर जाएगा? संघ का जाएगा ना। किसी से मुलाकात करनी है, किसी अन्य विदेशी मंत्री से, प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से या किसी से भी, तो कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा, प्रधानमंत्री करेगा? समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं किसी विदेशी राज्य से, कौन करेगा? मुख्यमंत्री करेगा या फिर? ऐसे मुद्दे ये राष्ट्र महत्व के हैं कि नहीं? आर्टिकल कौन सा है? 253। समझ में आ रही है? अब इसको भी हम एक लाइन में लिखते हैं, इसको खोलेंगे नहीं हम, इस आर्टिकल को खोलेंगे नहीं, इसका महत्व समझ रहे हैं हम, शक्तिशाली कैसे है संघ, इसके बारे में जानना है हमें। समझ में आ रही है? किस तरीके से अब आपको यह सिद्ध करना है कि शक्तिशाली है कैसे संघ। राज्यों के पास कुछ नहीं है, राज्यों के पास कटोरा दे दिया है। वो अलग बात है कि हम दोबारा इस पर चर्चा करेंगे, अभी तो हम संघ के बारे में कर रहे हैं। ये महत्वपूर्ण ज्यादा है कि संघ शक्तिशाली होना चाहिए। इसके बारे में जब हम निष्कर्ष देंगे, आगे बताएंगे सारी चीजें क्यों होना चाहिए, वो अलग बात है। समझ में आ रही है? और ऐसा ही होना चाहिए हमारे देश में, तो ऐसा होना चाहिए, संघ शक्तिशाली होना चाहिए। अमेरिका की तरह कर देते, देश चल पाता? कभी नहीं चल पाता। ये अलग दृष्टिकोण है। अभी हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं किसका? शक्तिशाली संघ का, कि इतना शक्तिशाली संघ बना दिया। इसीलिए तो आलोचक कहते हैं ये अर्धसंघ है, अर्धसंघात्मक है, ये परिसंघात्मक है, ये संघात्मक है ही नहीं है। समझ में आ रही है? संघात्मक होते हुए भी एकात्मक है, बहुत से लोग कहते हैं, टिप्पणी करते हैं इस चीज पे हमारे भारतीय संविधान पर। समझ में आ रही है? तीसरा पॉइंट लिखिए, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौते या संधियां, कोई अंतरराष्ट्रीय समझौते या संधियां संधियों को क्रियान्वित करने के लिए भी संसद के द्वारा राज्य सूची के विषयों पर विधि निर्माण हो सकता है, यह अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 253 कोने में लिख दो इसको। समझ में आ रही है? अब ये यहां तक देखा हमने, लेकिन आर्टिकल 254 ये हमें थोड़ा सा खोल के देखना है। ये भी काफी बड़ा आर्टिकल है। अब आर्टिकल वाइज हम अगर आंसर लिखने लग गए तो आप मेंस का लिख पाओगे? कभी नहीं लिख पाओगे। 150 शब्दों में आप 250 में घुसेड़ दोगे, 500 में घुसेड़ दोगे। आप छोटे से बहुत बड़ी चीज को छोटे से शब्दों में समेटना ही तो यूपीएससी का एक वो यही तो चाहती है आप में। क्या चाहती है आपसे? छोटी को बड़ा बनाना और बड़ी को छोटी बनाना, यही तो चाहती है यूपीएससी आपसे। आपका आईक्यू लेवल चेक करती है, आपका व्यक्तित्व चेक करती है। समझ में आ रही है? देखिए आर्टिकल 254 क्या कहता है, इसके बारे में 2-4 लाइन जो कि मैंने आपको बताया था, इसमें सिर्फ इतना दिया गया है। अब एक विषय है, कौन सा? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पर विधि बनाने का अधिकार किस किस को है? दोनों को है। कौन कौन को? संसद और राज्य विधानमंडल या विधानसभा। समझ में आ रही है? विधानसभा और संसद दोनों को अधिकार प्रदान किया गया है। लेकिन अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए, संघर्ष हो जाए, तो किसकी विधि जो है प्रभावी रहेगी? सेंटर की। ऑटोमेटिकली मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ये लिख भी रहा है यहां पे।
देखिए, समवर्ती सूची पर विधि बनाने का निर्माण अधिकार संसद और राज्य विधानसभा को दोनों को दिया गया है, और संघर्ष की स्थिति में संसदीय विधि प्रभावी होगी। संसदीय विधि प्रभावी, अंडरलाइन, समझ में आ रही है? राज्य की विधि दब जाएगी वहां पे, आ रही समझ में? एक और चीज, आर्टिकल 200 क्या कहता है, उसे मत भूलना आप कभी भी। आर्टिकल 200 क्या कहता है? राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है। कोई विधि राज्य ने बनाई है, समझ में आ रही है? कोई भी विधि राज्य ने बनाई है तो राज्यपाल किसका एजेंट है? सेंटर का, समझ में आ रही है? हालांकि एजेंट कहना थोड़ा सा शब्द गलत है, लेकिन एजेंट आप लिखना नहीं, मैं पढ़ाने में भूल रहा हूं, इसको यूज कर रहा हूं, आप लिखना नहीं। राज्यपाल विधेयक को आरक्षित कर सकता है, यानी कि आरक्षित करने का मतलब होता है अपने पास रख सकता है, वापस भी कर सकता है, चेक भी कर सकता है, रिटर्न भी कर सकता है, और राष्ट्रपति के लिए भी रख सकता है, विचार विमर्श के लिए। समझ में आ रही? अपने पास भी रख सकता है, वो तो अधिकार है ही, लेकिन राष्ट्रपति के लिए भी भेज सकता है उसको। ये किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 200, समझ में आ रही है? आर्टिकल 200 इसमें दे रखा है। अच्छा, एक चीज और, किसी राज्य ने विधि बना दी और वो राज्यपाल ने आरक्षित कर ली, ध्यान से सुनना, और वो राष्ट्रपति के पास पहुंच गई विधि, और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए, और तभी लोकसभा ने, संसद ने उसी ऐसे ही सेम नियम कानून पर विधि बना दी, तो प्रभावी कौन रहेगा? सेंटर की रहेगी, सेंटर की रहेगी या राज्य की? इसी चीज को ध्यान रखना। समवर्ती सूची में दोनों विषय दिए गए हैं, राज्य को अधिकार भी है और विधानसभा को भी है, लेकिन संघर्ष की स्थिति में राष्ट्रपति वाली विधि ज्यादा होगी, राष्ट्रपति नहीं, संसदीय विधि ज्यादा प्रभावी रहेगी। समझ में आ रही है? लेकिन यहां पॉइंट बदल जाएगा, इसीलिए मैं लिखा है ये, ध्यान से देखना। राज्यपाल किसी विधेयक को आरक्षित कर सकता है और राष्ट्रपति के विचार के लिए, समझ में आ रही? आर्टिकल 200 में दिया गया है, ठीक है? आर्टिकल ध्यान रखना इस चीज को, कुछ आर्टिकल महत्वपूर्ण है जो आपको याद करने चाहिए। दूसरा, आरक्षित विधेयक पर राष्ट्रपति ने अनुमति प्रदान कर दी तो यहां गड़बड़ी हो जाती है। अगर अनुमति प्रदान कर दी तो संसद द्वारा विधि निर्मित, संसद द्वारा जो निर्मित विधि है उससे ज्यादा प्राथमिक होगी। इसका मतलब संसद ने जो लोकसभा विधि जो बना रही है, या राज्यसभा और लोकसभा मिलकर की जो विधि बना रही है संसद, उस विधि को कैंसिल कर दिया जाएगा, अंडर लाइन। समझ में आ रही है? राष्ट्रपति की मान्य होगी, वो राष्ट्रपति की मान्य नहीं होगी, वो किसकी मान्य हो जाएगी? राज्य की। राज्य विधानसभा जीत गया कि नहीं? समझ में आ रही है? कभी कभी खली और कौन सा है वो, राज्यपाल, राजपाल यादव, राजपाल यादव भी जीत सकता है, ध्यान रखना। समझ में आ रही है? इसलिए खली को एटीट्यूड में नहीं रहना चाहिए। कोई भी बोलते ना, नेवर अंडरस्टैंड मी, समझ में आ रही है? किसी को अंडरस्टैंड बिल्कुल मत करो, अंडर एस्टिमेट, हाँ बिल्कुल मत करो किसी को। कोई छोटा भी चींटी भी हाथ जो है सूंड में घुस जाती है ना हाथी के, हालत खराब कर देती है, उसे पागल बना सकती है। समझ में आ रही है? तो कभी कभी वैसे समवर्ती सूची में संसद का ही विधि मान रहेगी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे भाई दोनों ने संघ बना लिया, विधि एक जैसी बना ली, और राष्ट्रपति ने उसने जो मंजूरी दे दी, और राष्ट्रपति ने उस विधि पर, जो राज्य वाली विधि है उस पर मंजूरी दे दी है, तो और उसी टाइम संसद ने भी विधि पारित कर दी है, तो पारित किसकी मानी जाएगी? राष्ट्रपति वाली नहीं, बार बार नहीं, राज्य विधेयक वाली। समझ में आ रही? जो राज्य की विधानसभा ने पारित किया है और राज्यपाल ने आरक्षित किया है उस विधेयक को, और राष्ट्रपति ने सिग्नेचर कर दिए उस पर। समझ में आ रही है? तो वो विधि मान्य होगी। समझ में आ रही है? हालांकि राष्ट्रपति तो दोनों पर ही सिग्नेचर करेगा भाई, विधि तो तभी मान्य होगी कि नहीं। आरक्षित कर रहा है तो इसका मतलब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा इस पर विचार के लिए, और विधायक जो लोग क्या नाम संसद विधि बना रही है उस पर भी विचार। भाई विधि तो तभी मानी जाएगी वो जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगा, अंतिमतः विधि वही तभी मानी जाती है। दोनों पे सिग्नेचर कर रहा है, लेकिन मान्य कौन सी होगी? विधानमंडल वाली, विधानसभा वाली। समझ में आ रही है? ना कि संसद वाली। इस चीज को हमेशा याद रखना। वो अलग बात है कि बाद में संसद, अंडरलाइन कर लेना इस बात को, जो बाद में संसद इसको राज्य की विधेयक वाले में, राज्य की विधेयक वाले में अंडरलाइन कर लेना इस चीज को। राज्य की जो विधि बनाई है अभी वर्तमान के लिए लागू है, लेकिन बाद में संशोधन कर सकती है, इस विधि में परिवर्तन कर सकती है। कौन सी विधि में? जो राज्य ने बनाई थी।
समझ में आ रही है? और जो राज्यपाल ने आरक्षित किया था उस विधेयक को, उसमें परिवर्तन कर सकती है। आ रही समझ में? क्योंकि अपने आप को जिताने के लिए, अपनी विधि को हम क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं? शक्तिशाली संघ। समझ में? मैं इन आर्टिकल का क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं कि हमारे यहां संघीय शासन ज्यादा मजबूत है राज्यों के अकॉर्डिंग। अमेरिका से तुलना करके देखो, अमेरिका में संघ कमजोर है और राज्य शक्तिशाली है। समझ में आ रही है? इसलिए अगला पॉइंट। अच्छा, इन्हीं सारी चीजों को जो मैंने ये आपको लिखवाया, कितने शब्द होंगे लगभग? अंदाज से बोल के देखो, लगभग 80-90 के आसपास होंगे ना। एक लाइन में लिख दो, 10 शब्दों में इसका आंसर लिखो। कैसे लिखोगे? इसको लिखने की कला क्या है? इसी चीज को अगले पॉइंट में, जो मैं शक्तिशाली संघ की जो अगला पॉइंट है, उस पॉइंट में अगर लिखवाऊं तो किस तरीके से लिखवाऊंगा? देखिए, लिखो इसको आगे। समवर्ती सूची, देखिए, समवर्ती सूची पर विधि निर्माण में भी संसदीय विधेयक या संसदीय विधि को प्राथमिकता प्राप्त है। खत्म। समझ में आ रही है? इतना सारा मैंने बोला और इतना सारा लिखा, वो एक लाइन में फिनिश। यही तो प्री और मेंस में डिफरेंस है। समझ में आ रही है? तो हमेशा आर्टिकल बेस मत रखिए, उस चीज को एनालिसिस किए, लिखना कैसे। इसीलिए तो बार बार कहता हूं, जो मैं नोट्स बनवा रहा हूं उसको कम से कम 5 से 6 बार आप घर पर लिखिए, तभी आपके माइंड में छपेंगे। पढ़िए उसको, बार बार रिवाइज करिए, बार बार, हफ्ते वाइज हफ्ते, फिर मंथली। समझ में आ रही है? लक्ष्मीकांत को भी पढ़िए। और एक चीज और पहचान कीजिए, लक्ष्मीकांत के जो लास्ट वाले पेजों में दे रखा है ना, क्वेश्चन आंसर दे रखे होंगे, आपने देखे होंगे। प्री वाले भी दे रखे हैं और मेंस वाले भी दे रखे हैं। उस मेंस वाले को उसको उठा करके देखना और प्री वाले को भी उठाकर देखना। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें से एक भी आंसर अगर आपको मेरे नोट से ना मिले ना, तो बताना मुझे। और आपको भी कह रहा हूं, कमेंट करके जरूर बताना। समझ में आ रही है? एक भी आंसर ना मिले तो, हर चीज को एनालिसिस करके लिखा रहा हूं मैं यहां पे। समझ में आ रही है? अगला पॉइंट, अगली हेडिंग डालिए, प्रशासनिक क्षेत्र में संघ की शक्तियां। प्रशासनिक क्षेत्र में संघ की शक्तियां, ये हेडिंग है। शक्तिशाली संघ में ही है ये, ध्यान रखना। प्रशासनिक क्षेत्र में शक्तिशाली, प्रशासनिक क्षेत्र में संघ की शक्तियां, इसका पहला पॉइंट। राज्यों का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल संघ सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। राज्यों का संवैधानिक प्रधान राज्यपाल संघ सरकार के द्वारा नियुक्त होता है। फुल स्टॉप। पहला पॉइंट हो गया। ये राज्यपाल हमें अलग से पढ़ना है, ध्यान रखना, लेकिन मैंने यहां रेफरेंस दिया है। किस लिए? क्योंकि हमें प्रूफ करना है शक्तिशाली संघ के बारे में। अगला पॉइंट, अखिल भारतीय सेवकों पर भी, अखिल भारतीय सेवक कौन है? जो मैंने पहले बताया था आपको, जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, जो ऑल इंडिया सर्विसेज होती हैं, अखिल भारतीय सेवक है। अखिल भारतीय सेवकों पर भी संघ सरकार का नियंत्रण होता है। इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, है ना, आर्टिकल 315, इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे बड़े अच्छी तरीके से। अगला, संघ सरकार के द्वारा राज्यों को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। संघ सरकार के द्वारा राज्यों को निर्देश भी दिए जा सकते हैं। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 365, 365 में। और 365, अगर ये बात नहीं मानी गई, 365 के तहत राज्यों के द्वारा नहीं मानी गई बात, राज्य अगर नहीं मानते इस बात को, तो कौन सा लग जाएगा? 356। समझ में आ रही है? यहां ये लगता है 356, वो अलग बात है कि हम इसको अलग से पढ़ेंगे भाई। 356, 352, ये आपातकालीन शक्तियां, ये राष्ट्रपति शासन, ये सारी चीजें, वित्तीय शक्तियां, ये सब अलग से पढ़ेंगे हम सारी चीजें। लेकिन यहाँ एक एक लाइन में हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि शक्तिशाली संघ किस तरीके से होता है, शक्तिशाली संघ का निर्माण किस तरीके से होता है, दिए जा सकते हैं। इसी में संघ सरकार का सीबीआई पर नियंत्रण है। संघ सरकार का सीबीआई पर नियंत्रण है।
मैं सिर्फ सीबीआई लिखवा रहा हूं यहाँ पे, हालांकि और भी हैं, एनआईए है ना, और भी ऐसी सेंट्रल सेवाएं हैं जो किसी भी राज्य में छापा दे सकती हैं बिना राज्य की मर्जी के। समझ में आ रही है? कितना बड़ा शक्तिशाली है। राज्य से संघ से पंगा लेगा राज्य, तभी तो ममता बनर्जी रोती रहती हैं, तभी तो केजरीवाल रोता रहता है, काम नहीं करने दे रहा, काम नहीं करने दे रहा। आप समझ में आ रही है नहीं कितना बड़ा खली है ये? और राजपाल यादव कौन है बेटा? राज्य, वो हमेशा देखते रहते हैं। वो अलग बात है, वित्तीय आयोग जब हम पढ़ेंगे उसमें देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे कि राज्यों को फायदा है शक्तिशाली संघ होने पर, वो अलग बात है। अभी तो हम क्रिटिसिज्म कर रहे हैं यहाँ पे इस लेक्चर में। समझ में आ रही है? अगला लास्ट पॉइंट, इसके अतिरिक्त निर्वाचन आयोग, इसे भी हम अलग से पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को। निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी, इसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग बात है कि इसको संविधान में नहीं पढ़ते, इसको कहां पढ़ते हैं? गवर्नेंस में। ठीक है, सीएजी को हम गवर्नेंस में पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन को पॉलिटी में पढ़ते हैं। ध्यान देना इन चीजों को। क्या बोला था मैं लास्ट में? सीएजी के द्वारा संघ और राज्य के चुनाव, संघ और राज्य के चुनाव और लेखा परीक्षण का संपादन किया जाता है। लेखा परीक्षण का संपादन किया जाता है। एक लास्ट की अंतिम हेडिंग लिख लीजिए इसकी, फिर इसके बाद में ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम अगला लेक्चर शूट करेंगे जो कि वित्तीय आयोग का होगा, फाइनेंशियल कमीशन का होगा। और इसका लास्ट हेडिंग है भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियां। लास्ट हेडिंग है भारतीय संघवाद की एकात्मक प्रवृत्तियां। इसका पहला पॉइंट, आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच, आपातकाल के दौरान संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। शक्तियों का विभाजन अंडरलाइन, डिवीजन ऑफ पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, बिल्कुल आपातकाल के दौरान। मतलब कि राज्य है ही नहीं। समझ में आ रही है? इतना बड़ा शक्तिशाली हो जाता है संघ हमारा, विभाजन समाप्त हो जाता है। आते हैं आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान शासन एकात्मक हो जाता है। एकात्मक अंडरलाइन, शासन एकात्मक हो जाता है। अब सोच के देखिए भाई दोस्तों, सोच के देखिए, हमारा देश संघात्मक है या एकात्मक है? वैसे हम संघ की बात करते हैं, यूनियन शब्द डाला है ना हमने। संघात्मक शासन, संघीय शासन पढ़ रहे हैं हम, एकात्मक पढ़ रहे हैं हम। ये क्या हो रहा है? राज्य के टोटे टोटे, राज्य को ही खत्म कर दिया, कोई हैसियत ही नहीं राज्य की। कितना बड़ा शक्तिशाली है हमारा संघ। एक और चीज, शक्ति इसी में लिखो, अगले पॉइंट से लिखो, या फिर इसी में लिख लो ना। आपातकाल के दौरान शक्तियों का विभाजन समाप्त हो जाता है। क्या लिखा था आपने? शासन एकात्मक हो जाता है। शासन एकात्मक हो जाता है ना, ये लिखा था यहां तक। आपातकाल के दौरान शक्तियों का विभाजन, ये मैं पहले बोल चुका हूं आपको, है ना। सॉरी, यहां से लिखना है आपको, आपातकाल के दौरान शासन एकात्मक हो जाता है। इससे अगली लाइन है आपके कि आपातकाल के दौरान राज्य संघ पर निर्भर हो जाते। निर्भर अंडरलाइन, संघ पर निर्भर हो जाते हो। निर्भर देखिए,
निर्भर शब्द कहां यूज होता है? निर्भर कहां आता है? निर्भर भाई निर्भर तो सबऑर्डिनेट के ऊपर आता है ना, अधीनों के नहीं। और हम किसकी बात कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, समकक्षता की बात करते हैं। संघ में पैरेलल काम करते हैं कि नहीं? दोनों बराबर, एक का पल्ला एक भारी, एक का पल्ला नीचा थोड़ी ना होता है, दोनों के पल्ले भारी होते हैं। समझ में आ रही है? लेकिन यहां क्या हो रहा है? निर्भर, वो भी राज्य किसके? संघ के। कैसा संघ है ये हमारा? इसलिए तो आलोचक कहते हैं अर्धसंघात्मक है। समझ में आ रही है आपको? यहां से पता चल रही है आपको निर्भर का मतलब। निर्भर तो एकात्मक शासन में होता है। मैंने आपको संघीय शासन का ढांचा बताया था पहली वीडियो में। आधा संघ और आधा एकात्मक, अर्धसंघात्मक उसे कहते हैं। लेकिन हमारा पूरा संघ है, संघात्मक है। ये कभी गलती से मत लिख देना मेंस में। आलोचना होता है, क्रिटिसाइज करने वाले होते हैं वो। आप नहीं हो इतने बड़े विद्वान के, मतलब आपने पॉलिटी पढ़ के पीएचडी कर ली और फिर आप उसको जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में फिर उसका उल्लेखन कर रहे हो। समझ में आ रही है? और फिर उसको जो है क्रिटिसिज्म कर रहे हो कि भारतीय संघात्मक अर्धसंघात्मक है। समझ में आ रही है? संघात्मक ही है, अंडरलाइन। लेकिन मैं आपको बीच में बता रहा हूं कि शक्तिशाली कैसे है। निर्भर तो मैंने आपको बताया था एकात्मक में होता है, ब्रिटेन के शासन में होता है निर्भर। भाई ब्रिटेन के शासन में ही तो राज्य निर्भर हैं। अमेरिकी शासन पे जो आपने देखा फेडरल सिस्टम, वहां पर राज्य निर्भर हैं नहीं है? कौन है? स्वतंत्र है, स्वायत्त है, समकक्ष है। हमारे यहां पे भी है, लेकिन हमारे यहां ये हो क्या रहा है? एकात्मक शक्ति आ गई और राज्य कैसे हो गए? निर्भर। किस पर? संघ पर। अगला पॉइंट, राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। स्वायत्तता अंडरलाइन, राज्यों की स्वायत्तता समाप्त हो जाती है। इसलिए आलोचक, हम आलोचकों के नाम नहीं लेंगे यहां पे, सिर्फ इतना ही लिखेंगे आलोचक कहते हैं, है ना? क्योंकि आलोचक बहुत सारे हैं। कितने आलोचकों के नाम लिखोगे आप? समझ में आ रही है? क्वेश्चन लिखने का तरीका सीखो आप। रेफरेंस ना जहां देना है वहां दो, जहां नहीं देना है वहां काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जामिनर आपको ये देखता है कि आप पॉलिटी आपने अच्छी तरीके से पढ़ी है नहीं है, आप समझते हो इन चीजों को, नहीं समझते हो। आपको ये नहीं कि बहुत बड़े विद्वान हो, आपको ये दिखाने की आवश्यकता नहीं है। फेल वो ही होता है जो बहुत बड़ा अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करता है कि विद्वान हूं मैं, देखो मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं है। हिंदी के ऐसे ऐसे शब्दों को डाल देगा लिखने में जो मतलब एग्जामिनर ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये शब्द कौन सा, एग्जामिनर को पता ही नहीं है। वही पेपर कैंसिल, नंबर आपको कट जाएंगे। सिंपल शब्द लिखिए, अच्छे से लिखिए, साफ राइटिंग में होनी चाहिए। बहुत नॉर्मल तरीके से उसको समझाने की कोशिश कीजिए कि सर इसका मतलब ये है। समझ में आ रही है? जो आपने पूछा, क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं उसका आंसर लिख दीजिए, खत्म हो गया। अब उसमें ये थोड़ा ना आप खली बनने की कोशिश कर रहे हो यार, विद्वान बनने की कोशिश कर रहे हो कि हमसे बड़ा श्रेष्ठ कोई है ही नहीं। समझ में आ रही है? तो वहां तक नहीं चलेगा। क्या बोला था मैंने? इसलिए आलोचक भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक, कोफेडरेशन इंग्लिश में बोलते हैं इसे, कोफेडरेशन कहते हैं, अर्धसंघात्मक कहते हैं। क्या लिखा आप? अर्धसंघात्मक कहते हैं। भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों की प्रवृत्ति विद्यमान है। एकात्मक और संघात्मक दोनों की प्रवृत्ति विद्यमान है। और भारतीय संविधान में अंततः हम निष्कर्ष कैसे निकालेंगे? ऐसे ही तो निकालेंगे। अंततः संघ शक्तिशाली है,
भारतीय संविधान में अंततः संघ शक्तिशाली है या सर्वमान्य है, कुछ भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और हमें भी सपोर्ट मिलेगी। और लाइक करें इस चीज को, चैनल को, और उन बच्चों तक इस लेक्चर को पहुंचाएं, शेयर करें जो बच्चे दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं, जो यूपीएससी की तमन्ना रखते हैं अपने दिल में और कुछ जीवन में नया करना चाहते हैं। उनके लिए ये लेक्चर बहुत लाभदायक होगा। ये आईएएस के लिए और स्टेट पीसीएस के लिए भी लाभदायक है। दूसरा, अगर कोई पॉलिटिकल साइंस से पीजीटी के लिए तैयारी कर रहा है तो उसके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर है ये। दूसरा, एसएससी की आप तैयारी कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आप अपने जो है जरूरत की चीजें आप निकाल सकते हैं। हालांकि आपके हिसाब से थोड़ा सा सिलेबस बड़ा हो जाएगा ये। दूसरी बात, ये जो भारतीय नागरिक होने के साथ साथ जो आपका कर्तव्य बनता है अपने भारतीय संविधान को जांचने का, जानने का, अपने घर वालों को दिखाइए, अपने बड़े बूढ़ों को दिखाइए, अपने बच्चों को दिखाइए कि भारतीय संविधान है क्या और हमारे अधिकार क्या है, हमारे कर्तव्य क्या है, हमारी नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप कैसी है, और हमारा भारतीय संविधान कहता क्या है। तभी तो हमें अपने पॉलिटिक्स के बारे में जानकारी मिलेगी, अपने राजनेताओं के बारे में जानकारी मिलेगी। इसलिए जय हिंद।